नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। देश के गृह मंत्री अमित शाह पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद खुद ट्वीट करके उन्होंने दी जानकारी और कहा कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग आए सब कराएं अपना कोरोना टेस्ट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बातों की भाषा नहीं मान रहा है चीन, तो लातों की भाषा के लिए तैयार हुआ भारत सरकार और भारत ने दे दिए हैं कड़े संकेत। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किस प्रकार नए विवादित नक्शे पर नेपाल की ओली सरकार को संयुक्त राष्ट्र में झटका मिला है। जी हां दोस्तों, नए विवादित नक्शे पर बड़ा झटका लग गया है नेपाल को। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ हैं और पीएम मोदी के हर फैसले में उनका समर्थन करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, बोले संपर्क में आए लोग करा ले कोविड टेस्ट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। ट्विटर पर लोग उनके शीघ्र कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने की कामना करने लगे हैं। अमित शाह को डॉक्टरों की सलाह पर गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाह रविवार दोपहर करीब 4:15 बजे मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्हें आइसोलेट किया गया है। मेदांता अस्पताल की डॉक्टर सुशीला कटारिया के नेतृत्व में अन्य चिकित्सकों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। मौके पर पुलिस सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दूसरी तरफ बीते कुछ समय से अस्पताल में इलाजरत अभिनेता अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पैंगोंग झील पर बातचीत से कर रहा इनकार, भारत ने दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो चीन पैंगोंग झील को लेकर बातचीत से कन्नी काट रहा है। बातचीत इसी पॉइंट को लेकर होनी है, लेकिन चीन ने इसे खारिज किया है। इंडिया टुडे को पता चला है कि 14-15 जून को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान यह बात उभर कर सामने आई थी कि चीन पैंगोंग त्सो पर बातचीत करने को लेकर इच्छुक नहीं है। फिलहाल पैंगोंग त्सो विवाद का केंद्र बना हुआ है। पैंगोंग त्सो पर चीन के रुख से लगा था कि चीनी सेना ने गलवान घाटी के दक्षिण में हॉट स्प्रिंग सेक्टर में पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को माना है। गोगरा पोस्ट को छोड़कर पेट्रोल पॉइंट 17A पर उनकी तैनाती कम हुई है, लेकिन पैंगोंग पर चीनी सेना की तैनाती भारत के लिए अब तक चिंता का सबब बना हुआ है। वार्ता के दौरान चीन की जिद मई पूर्व की स्थिति पर उसकी मंशा को जाहिर करती है। बताते चले कि पिछले सप्ताह 2 घटनाक्रम देखने को मिले। पहला, चीनी राजदूत ने कहा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है और चीन पैंगोंग फिंगर कॉम्प्लेक्स पर अपनी लाइन पर है। इसका सीधा संकेत था कि चीन इस मसले पर अब तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहता है। जैसा कि इंडिया टुडे पहले ही बता चुका है, चीन ने मई की शुरुआत में ही विवादित फिंगर 4 से 8 पर भारी तैनाती की थी। हालांकि इस स्थिति में बहुत मामूली बदलाव दिख रहे हैं। दूसरा, इंडिया टुडे ने यह भी बताया था कि चीन ने पिछले 3 हफ्तों में पैंगोंग के निचले इलाकों में निर्माण करने के साथ साथ अक्साई चीन में कई आपूर्ति ठिकानों को सक्रिय किया है, ताकि संक्षेप सूचना पर उसके जवान एक्शन में आ जाएं। लिहाजा भारतीय सेना पैंगोंग मसले पर बातचीत करने को लेकर चीन की अनिच्छा को हल्के में नहीं ले रही है और साफ तौर से बता दिया है कि इस पर विस्तार से चर्चा के बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। भारतीय सेना के लेह कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उनके चीनी समक्ष मेजर जनरल लिन लियू के बीच रविवार की 5वें दौर की वार्ता को लेकर शनिवार देर शाम चीनी पक्ष ने पुष्टि की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए विवादित नक्शे पर नेपाल की ओली सरकार को संयुक्त राष्ट्र में झटका। जी हां दोस्तों, हाल ही में नेपाल की सरकार ने नए विवादित नक्शे को मंजूरी दी है, जिसके बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में कुछ खटास आ गई है। नेपाल ने भारत के क्षेत्र में मौजूद लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नए नक्शे में दिखाया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। चीन के इशारे पर नेपाल द्वारा की गई ये नक्शेबाजी संयुक्त राष्ट्र को भी पसंद नहीं आई है। यूएन ने कहा है कि वो नेपाल के विवादित नक्शे को
ना तो स्वीकार करेगा और ना ही मान्यता देगा। यूएन ने यह भी कहा कि वो प्रशासनिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र से संबंधित भारत, चीन या पाकिस्तान के नक्शों का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। यूएन ने कहा कि जब कभी नेपाल नक्शे से संबंधित मामला सदन में रखेगा तो सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल की ही मंजूरी किए जाएंगे। आपको बता दें कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 18 जून को देश के नए राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें रणनीतिक महत्व वाले 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया था। नेपाल की सरकत के बाद भारत ने कहा था कि इस तरह का एक तरफा कार्य ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। यह द्विपक्षीय समझ के विपरीत है, जो राजनयिक वार्ता के जरिए लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने की बात कहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी तरह धार्मिक होगा पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, कोई सरकारी ऐलान नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक दौरा होगा। यह कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यक्रम है, जिसने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी भूमि पूजन तक खुद को सीमित रखेंगे। कोई भी सरकारी घोषणा या ऐलान पीएम नहीं करेंगे। सभी सरकारी ऐलान बाद में होंगे। बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के शेड्यूल में हनुमानगढ़ी में 7 मिनट का समय दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का आना जाना शामिल है। प्रधानमंत्री को पूजन में करीब 3 मिनट का समय लगेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 5 अगस्त को 11 से 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे। वे यहां करीब 3 घंटे रुकेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। इस बीच हनुमानगढ़ी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसपीजी की टीम और प्रशासनिक अधिकारी हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं और यहां सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन में सभी धर्मों, पंथों, सनातन धर्म के शंकराचार्यों के अलावा सूफी संप्रदायों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें ईसाई, जैन, सिख, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इन सभी को फोन से न्योता दिया गया है। इन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाज सेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में एक दिन में सर्वाधिक 49 मौतें, 2739 नए केस। महाराष्ट्र में 9509 ताज़ा मामले, 260 की गई जान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 से एक दिन में सर्वाधिक 49 मौतें होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1678 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में एक दिन में सर्वाधिक 2739 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अभी तक कुल 75,516 लोग के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में जिन और 49 मरीजों की मौत हुई है, उनमें से 20 कोलकाता शहर में हुई है। पिछले 24 घंटे में 2213 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर सुधरकर 69.83% हो गई। वर्तमान में राज्य में इलाजरत मरीजों की संख्या 21,108 है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 21,072 नमूनों की जांच की गई। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,509 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,228 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि 260 और मरीजों की मौत के साथ ही इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर प्रदेश में 15,576 हो गया है। विभाग ने कहा है कि रविवार को कुल 9,926 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिससे राज्य में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,809 पहुंच गई। महाराष्ट्र में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,48,537 है। प्रदेश की राजधानी मुंबई में 1,105 नए मामले सामने आए, जिससे इस शहर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,436 हो गई। वहीं महानगरीय इलाके में 2,376 नए मामले मिले और संक्रमण के कुल मामले यहां बढ़कर 2,46,154 हो गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार होना ही होगा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। विवादित सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने की संभावनाएं कम और कठिन होती दिखाई दे रही है। वहीं आज फिर दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत से पहले लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ चल रही टेंशन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। एस जयशंकर ने कहा कि हमें चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार होना ही होगा। जयशंकर का यह बयान चीन के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले आया। यह बातचीत पहले रद्द हो गई थी, लेकिन अब यह आज सुबह 11 बजे हो रही है। चीन के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते एस जयशंकर बोले कि चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है। भारत को उसका विरोध करना होगा और मुकाबले के लिए खड़ा होना ही होगा। चीन को संदेश देते हुए जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया
कि बॉर्डर पर चीन की हरकतों का असर व्यापार पर भी पड़ना तय है। विदेश मंत्री ने कहा कि बॉर्डर की स्थिति और हमारे रिश्तों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, यही सच्चाई है। जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वह लद्दाख में अपनी सेना को पीछे लेकर जाने की बात करता तो है, लेकिन ऐसा असल में वहां होता नहीं दिखता। इसके चलते 5वें दौर की सैन्य मीटिंग पहले रद्द हो गई थी। हालांकि अब सुबह 11 बजे यह मीटिंग हो रही है। वहीं विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यूएस संग रिश्ते बदल रहे हैं। जयशंकर बोले कि भारत अमेरिका का परंपरागत साथी नहीं है, लेकिन अब संबंध बेहतर। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्ते द्विपक्षीय हैं। अगर अमेरिका संग रिश्तों के संदर्भ में इसे देखा जाएगा तो अंदाजा गलत हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एप्स और कॉन्ट्रैक्ट के बाद चीन को एक और झटका देने की तैयारी, इन विश्वविद्यालयों पर सरकार की नजर। जी हां दोस्तों, भारत चीन में सीमा को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ड्रैगन को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। चीन एप्स पर प्रतिबंध कई ठेकों को रद्द करने के बाद अब सरकार की नजर उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर है जिसका संबंध चीन से है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा में कन्फ्यूशियस संस्थानों की वजह से बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट किए जाने के बाद 7 कॉलेज और विश्वविद्यालयों की समीक्षा करने जा रहा है। मंत्रालय ने IIT, BHU, JNU, NIT और चीनी संस्थानों सहित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित 54 समझौता ज्ञापनों की समीक्षा करने की भी योजना बनाई है। इसको लेकर पहले ही विदेश मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कन्फ्यूशियस संस्थानों को सीधे चीनी भाषा और चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन चीनी प्रचार प्रसार को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया भर में आलोचना होती रही है। सितंबर 2019 की BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने क्या विश्वविद्यालयों और संस्थान के बीच हुए समझौतों ने विदेश हस्तक्षेप कानून को तोड़ा है की जांच शुरू की। उस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों को बंद कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के रैंकिंग सदस्यों को यह कहते हुए पाया गया है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बीजिंग के सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए विदेशी प्रचार का हिस्सा है। कन्फ्यूशियस संस्थानों और MOU की समीक्षा करने का फैसला ऐसे समय में हुआ है जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अक्साई चीन में 50,000 से अधिक सैनिकों, टैंकों, मिसाइलों और तोपों के साथ भारत के सामने आक्रामकता पेश की है। इसके अलावा PLA ने LAC पर उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी सैनिकों की तैनाती में इजाफा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर दिया बहनों को तोहफा, जाने सरकार के 2 बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देते हुए 2 अगस्त को सभी राखी और मिठाई की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के शनिवार को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस को सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के पूर्व पालन किया जाए। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए और पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का अयोध्या दौरा कैंसिल, भूमि पूजन की तैयारियों का लेने वाले थे जायजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को अयोध्या के लिए प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। हालांकि यह दौरा किस वजह से कैंसिल हुआ यह अभी पता नहीं चल पाया है। बहरहाल सीएम योगी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने जा रही भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। बताया जा रहा था कि सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश देने वाले थे। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां जहां कार्यक्रम है हर उस जगह की तैयारियों को देखने सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे। वहीं हनुमानगढ़ी में रविवार को पूजा का कार्यक्रम था जिसे स्थगित कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रकाश तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस पूजा कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। अब 4 अगस्त को पूजा होगी। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले रामनगरी को सजाने का काम किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में करीब 200 लोग शामिल होंगे। वहीं अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। प्राथमिकता में कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल भी है जिस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों की बैठक भी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, केंद्र सरकार बना रही नए नियम। जी हां दोस्तों, आपने हेलमेट पहना है लेकिन फिर भी आपका चालान हो सकता है। जी हां, सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। अब आपको हाईवे या सड़क किनारे से हेलमेट खरीदना महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिसमें 2 पहिया वाहनों पर लोकल क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 2 पहिया सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मानक वाले हेलमेट लगाने अनिवार्य होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 2 पहिया वाहन चालकों बीच घातक चोटों को कम करने की कोशिशों के तहत सरकार ने हेलमेट को अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाने के प्रयास शुरू किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद देश भर में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए मात्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित हेलमेट का ही विनिर्माण और बिक्री की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। नया नियम 1 मार्च 2021 से देश भर में लागू कर दिया जाएगा। बयान के मुताबिक मंत्रालय ने 2 पहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को BIS अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है। वहीं मंत्रालय ने इस पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। लोग पत्र या ईमेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व में सर्वोच्च होंगे श्री राम, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा श्री राम का नाम। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम का मुहूर्त तय होते ही श्री राम की उस प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है जो अयोध्या ही नहीं भारत को विश्व के पटल पर सबसे ऊंचा स्थान दिलाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इस प्रतिमा को बनाने का जिम्मा एक बार फिर देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार राम सुतार को सौंपा गया है। इससे पहले भी राम सुतार ने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की थी जिसने नए कीर्तिमान रचे। इस वक्त राम सुतार भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण में व्यस्त हैं। उनके मुताबिक भगवान राम की प्रतिमा का डिजाइन पारित होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत की है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा पूरी तरह से स्वदेशी होनी चाहिए। जिसके बाद राम सुतार ने आश्वासन दिया है कि यह प्रतिमा पूरी तरह से स्वदेशी होगी और वह इसे केवल उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसके निर्माण में लगभग 3.5 साल लगेंगे। वहीं उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के बाद प्रतिमा के निर्माण का काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर पर सियासत करता रहा है विपक्ष, आगे भी करता रहेगा, रविशंकर। जी हां दोस्तों, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और सुशांत सिंह केस को लेकर आज तक से खास बातचीत की। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में PM मोदी के शामिल होने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विरोधी शुरू से ही सियासत कर रहे हैं। राम मंदिर की सुनवाई से फैसले तक के सफर पर बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस को लड़ा और जीता। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं देश का कानून मंत्री था तो बहस नहीं कर सकता था। वहां पर जीतने के बाद मैं भावुक हो गया था क्योंकि देश में एक तरह का माहौल था कि हम लोग केस हारेंगे। लोग मुझसे पूछते थे तो मैं एक ही बात कहता था कि अगर ईश्वर और न्याय है तो निश्चित हम जीतेंगे। बता दें कि रविशंकर प्रसाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला और हिंदू पक्ष के वकील थे। PM मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि विरोधी शुरू से ही सियासत कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कांग्रेस एक बड़े नेता ने कहा था कि सुनवाई अभी क्यों हो रही है, चुनाव के बाद करिएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग ये करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंदिर निर्माण देश के लिए गर्व की बात है। 3 तलाक कानून को बने 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भारत में 3 तलाक कानून के लिए 70 साल क्यों लगे। 3 तलाक देने पर आज जेल की सजा है। कानून आने के बाद 3 तलाक के मामले में कमी आई है। जो 3 तलाक का धंधा कराते थे उनमें भी खौफ आया है। कानून मंत्री ने कहा कि 3 तलाक देने वालों में अब खौफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारों तरफ से सील हुआ अयोध्या, पुलिस ने 5 लोगों के साथ खड़े होने पर लगाया बैन, बन रहे 1.11 लाख लड्डू। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर पूजन के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में शामिल होंगे। PM मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर को चारों तरफ से सील कर दिया
दिया है और कहीं भी 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियां मीटिंग कर रही हैं और अयोध्या में सभी इंतजाम हाई सिक्योरिटी के साथ कराए जा रहे हैं। 5 अगस्त को पीएम के आने पर अयोध्या में हर तरह प्रशासन की नजर रहे, इसके लिए कैमरा आदि भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी सुधीजनों और मेहमानों की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।